नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा। अब तक हम लोगों ने हिंदी की वर्णमाला विषय पर चर्चा की। आज हम लोग बायोलॉजी के नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ब्लड, हिंदी में जिसे रक्त कहते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये भी वीडियो मेरी सभी वीडियो की तरह 2-3 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि वीडियो मैं छोटी बनाना चाहता हूँ और डिटेल जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको रक्त के बारे में एक डिटेल नॉलेज मिलेगा कि आखिर रक्त है क्या, रक्त की असली परिभाषा क्या है, रक्त की असली पहचान क्या है, रक्त में क्या क्या कण होते हैं। एक्चुअली हम लोग याद तो कर लेते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होते क्या हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं रखते हैं। लेकिन आज इस सेशन के साथ हम लोग एक डिटेल नॉलेज रखेंगे कि आखिरकार ब्लड होता क्या क्या है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले रक्त के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये तरल संयोजी ऊतक क्या है, इस पर देखते हैं। देखिए, तरल का मतलब होता है लिक्विड। आप समझते हैं कि तरल जैसे पानी, जो भी चीज़ एक द्रव के रूप में हो उसे हम तरल कहते हैं। जैसे पानी हो गया, पेप्सी हो गया, और वो आप समझ रहे होंगे क्या होता है। और तो ये तरल संयोजी ऊतक हो गया। तरल लिक्विड चीजें होंगी। संयोजी को यहाँ पे समझने वाली बात है। बायोलॉजी के टर्म में संयोजी को कहते हैं जो दो चीजों को आपस में जोड़ दे। जैसे बायोलॉजी के टर्म में ऐसे ऊतक जो दो अंगों को जोड़ दें, मतलब हमने क्या कहा, अंगों को अंगों से जोड़ देते हैं, उन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त कैसे संयोजी ऊतक है? आप जानते हैं कि रक्त क्या करता है, पूरे ब्लड को, मतलब पूरे ऑक्सीजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक इसका ले जाना काम है। सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम है, रक्त का काम है। तो इसीलिए इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अंगों से अंगों तक ऑक्सीजन को ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आ रहा है। तो आज आपने समझा रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब आप जानते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो। संयोजी मतलब आप समझ गए, जो दो अंगों को आपस में जोड़ रहा है। ऊतक को मैं एक बार बता दूं, हालांकि कोशिका के चैप्टर में इसको मैं बताऊंगा। जैसे कोई दीवार हो गई, उस दीवार को आप ऊतक मान लीजिए, और दीवार बनी किससे है? ईंटों से। उस ईंट को आप कोशिका मान लीजिए। मतलब अगर कई ईंटों को रख दिया जाए एक दीवार बन जाती है, लेकिन ईंट एक प्रकार की होनी चाहिए। ईंट क्या होनी चाहिए? उनकी एक प्रकार की होनी चाहिए। उसी हिसाब से कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक को आप दीवार से कोरिलेट कर सकते हैं, कोशिका को ईंट से कोरिलेट कर सकते हैं। ये चीजें आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद इस रक्त का काम क्या है? आखिरकार ये रक्त अगर हमारे बॉडी में है तो ये क्यों लाया गया है? कोई न कोई रीजन होगा, फालतू में तो आएगा नहीं। एक चीज आप समझिए कि ये रक्त जो है ये कोरियर बॉय की तरह काम करता है हमारे शरीर में। आप जानते होंगे कोरियर बॉय को, ठीक है, कोरियर बॉय के रूप में काम करिए। कोरियर बॉय का काम क्या है? एक जगह से प्रोडक्ट को उठाना है, दूसरे जगह प्रोडक्ट को ले जाके दे देना है। जस्ट यही काम रक्त करता है। रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन को, जिसे हम O2 कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे हम CO2 कहेंगे, हार्मोन्स को जो हमारे बॉडी में बनते हैं, हार्मोन्स हो गए, और एक होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ ये भी हमारे शरीर में बनते हैं। इन सारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम ये ब्लड कोरियर बॉय करता है। इसका मतलब क्या है कि रक्त का जो मूलभूत काम क्या हो गया, किसी चीज का परिवहन करना। समझ रहे होंगे आप, किसी भी चीज का परिवहन करना ब्लड का, रक्त का एक मूलभूत काम हो गया। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि रक्त है क्या, रक्त के काम क्या है। अब हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त के का वर्गीकरण कैसे किया जाए, रक्त में कौन कौन सी चीजें हैं। एक मिनट, चलिए देखते हैं, इसको जरा मिटाते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार रक्त है क्या। आइए, अगर आप एक ग्लास में
रक्त को भर लेते हैं। सपोज किया ये कोई ग्लास हुई, इसमें हम लोगों ने रक्त को भर लिया, तो ये जो पूरी तरह से ग्लास है इसको हमने जो रक्त से भरा है, ये आप देखेंगे कि किस अवस्था में होगी, ये तरल अवस्था में होनी चाहिए। रक्त तरल अवस्था में होता है, लेकिन इस तरल अवस्था में भी दो चीजें मिली होती हैं। जैसे समझिए, अगर मैं यहाँ पे रक्त लिख देता हूँ तो इसके दो महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। एक होती है प्लाज्मा, दूसरी होती हैं रुधिराणु या कार्पसेल्स। प्लाज्मा जो होती है ये पूरी तरह से लिक्विड होती है। लिक्विड का एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरी तरह से तरल होगी। रुधिराणु में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होंगे। रुधिराणु में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उन कणों को हम क्या कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन छोटे छोटे कण हैं जो रुधिराणु में होंगे, जो मतलब ब्लड में रुधिराणु के रूप में होंगे। और प्लाज्मा ये पूरी तरह से तरल पदार्थ होती है, जैसे पानी होता है उसी हिसाब से प्लाज्मा पूरी तरह से तरल होगी। जैसे देखिए, अगर कोई ग्लास हम लोग ले लिए, उसमें हमने एक गिलास पानी भर दिया, पूरी तरह से हमने गिलास में पानी भर दिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं। ये देखिए 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो ये भी तो गिलास भरी हुई है, ठीक है, ये एक विलयन हो जाएगा। इसको ये क्या होगा, एक विलयन होगा, जिसे हम शरबत कहेंगे। लेकिन हाँ, चीनी पूरी तरह से मत घोलिएगा, काम भर घोली हो। अब देखिए, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जो जल हैं, जो पूरी तरह से तरल हैं, यही हमारे प्लाज्मा है। और ये जो चीनी के कण हैं, यही हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा क्या है, रुधिराणु क्या है। अब ये कितनी मात्रा में है, इसको आइए समझते हैं कि कौन सी चीजें कितनी मात्रा में उपस्थित है। देखिए, ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड में 55 से 60% की मात्रा में पाया जाएगा। प्लाज्मा पूरे रक्त में 55 से 60% पाया जाएगा। और ये जो रुधिराणु है ये इसमें से भाई जब 55 से 60 ये हो गया, तो ये पाया जाता है 45 से 40% के बीच में पाया जाएगा। मतलब कोई अगर ग्लास है तो उसमें आधे से ज्यादा प्लाज्मा होगा और आधे से थोड़ा कम रुधिराणु होगा। अब ये जो प्लाज्मा है 55 से 60%, ठीक है, जो लिक्विड के रूप में है, इनमें कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं, तो इनमें 3 चीजें मुख्य तौर पे इसमें मिले रहेंगे। जैसे इसे मैं बताता हूँ, इसे बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो 93% जल होता है। इस प्लाज्मा में लगभग 93% जल होता है, 6% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 6% प्रोटीन पाई जाती है, और जो बचा आपका लगभग 1% इसमें अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। 93 जल, 6% प्रोटीन, 1% अकार्बनिक पदार्थ। अब हम बात करते हैं इस रुधिराणुओं की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की। ये जो आरबीसी आपको नजर आ रहा है ना, ये अकेले ही लगभग 99% लगभग 99% आरबीसी पाया जाता है। किसका, रुधिराणु का, रक्त का नहीं, रुधिराणु का। रुधिराणु थे कितने, 40% के आसपास थे। इस 40 में ये लगभग 99% आरबीसी पाया जाएगा, और 1% के आसपास ये दोनों बेचारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं, इतनी चीजें आप जान गए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हम यही जान लेंगे, हालांकि प्लेटलेट्स को हम आपको पढ़ाएंगे। एक बहुत प्रमुख विशेषता है मनुष्यों की, कि मनुष्य के रक्त में, ध्यान देंगे, मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स पाया जाता है।
मनुष्य के अलावा अन्य जितने भी प्राणी हैं, समझ रहे होंगे आप, मनुष्य के अलावा अन्य जितने भी प्राणी हैं किसी के रक्त में प्लेटलेट्स लगभग नहीं पाया जाता, मनुष्य के ही ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन गए। जो प्रश्न बनेंगे वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग पर्टिकुलर एक एक चीज को लेकर समझेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। आरबीसी को देखते हैं। आरबीसी को देखने से पहले हम लोग रक्त के बारे में जानेंगे कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। हम लोगों ने रक्त के बारे में जान लिया कि रक्त क्या है, रक्त के कितने पार्ट्स हैं, रक्त के काम क्या क्या हैं। अब हम जानेंगे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे किताबों में कि जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। जैसे ये अगर हमारी हड्डी है तो ये बीच से लगभग खोखली रहती है, ऐसे रहती है हड्डी। ऊपर वाला पार्ट भरा रहेगा, बीच वाला पार्ट खोखला रहेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट भरा होता है इसे कहते हैं हार्मोनियल नाल या हार्मोनियल कैनाल। ठीक है, हार्मोनियल कैनाल या हार्मोनियल नाल इसे कहेंगे। बात समझ रहे हैं। इसके अंदर का ये जो खाली वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं मज्जा गुहा, इसे हम कहेंगे मज्जा गुहा, मैरो कैविटी कहेंगे। अब ये जो मज्जा गुहा होती है इसमें दो प्रकार के अस्थि मज्जा पाए जाते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें कि इस वाले एरिया में, ये जो ऊपर वाली एरिया है, तो यहाँ पे दो प्रकार के पाए जाएंगे। देखते हैं, यहाँ पे कुछ अस्थि मज्जा पाई जाएगी, ठीक है, और यही अस्थि मज्जा यहाँ पे नीचे पाई जाएगी। ऊपर और नीचे पाई जाने वाली अस्थि मज्जाओं को हम आर बी एम कहेंगे, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा कहेंगे। अब बीच में कुछ अलग प्रकार की अस्थि मज्जा पाई जाती है जो पीले रंग की होती है, इसे हम कहते हैं पीत अस्थि मज्जा या वाई बी एम, लिख देते हैं पीत अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा। ऊपर और नीचे आरबीएम पाया जाता है जिससे आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण किससे होगा? लाल अस्थि मज्जा से। और पीत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आप यहां समझ गए होंगे कि रक्त का निर्माण मनुष्य में होता कहां पे है, तो हार्मोनियल नाल के अंदर मज्जा गुहा होती है जिसमें लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है, पीत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद ये तो तब की बात है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब मनुष्य एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है, जब मनुष्य के अंदर हड्डियों का विकास हो जाता है। जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है, जब उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, तब उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ये प्रश्न बहुत पूछता है। तो देखिए, भ्रूणी अवस्था में ब्लड का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है, यकृत और प्लीहा में होता है। ब्लड का निर्माण यकृत और प्लीहा में होगा भ्रूणी अवस्था में। तो ये हो गए ब्लड का निर्माण। अब ब्लड के निर्माण में कुछ सहायक प्रोटीन्स भी हैं, सॉरी विटामिन्स भी हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं, उनको आइए हम देखते हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो उसकी सहायता करते हैं निर्माण में। उसमें से तीन मुख्य तौर पर विटामिन हैं। एक है B6, B9 और B12। इनका रासायनिक नाम बता देते हैं, वीडियो अलग होगी इसकी सेपरेट। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, B6 को कहेंगे पायरिडॉक्सिन, B9 को कहेंगे फोलिक एसिड, B12 को कहेंगे साइनोकोबालामिन। और इन सब के साथ आयरन की भी अहम भूमिका होती है रक्त के निर्माण करने में। तो ये तो हो गया रक्त का निर्माण होता कहाँ पे है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या फिर वो बड़े मतलब जब हड्डियों का निर्माण हो जाता है तब की स्थिति में हो। रक्त जो होते हैं, ये जो आरबीसी होती है, ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट नहीं पाए जाते, इसमें लिम्फोसाइट नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये इनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होगी। आरबीसी में लिम्फोसाइट नहीं पाए जाते हैं तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है,
आरबीसी को प्लीहा प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये हम लोगों ने आरबीसी के मतलब ब्लड के निर्माण के बारे में समझ लिए। अब हम सेपरेट आरबीसी के बारे में बताएंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएंगे और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में बताएंगे। इसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी मैंने बताया, आरबीसी का रेड ब्लड कार्पसल नाम जानते हैं। एक इसका मेडिकल टर्म नाम है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका? एरिथ्रोसाइट। आप जब किसी की मतलब जो रक्त आरबीसी से संबंधित बीमारियां हैं उनकी रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उसमें आपको आरबीसी शब्द नहीं मिलेगा, 95% आपको एरिथ्रोसाइट ही मिलेगा, या एरिथ्रो से ही मतलब ये समझिए कि जहाँ पे एरिथ्रो शब्द आ जाए आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे रक्त की ही बात की जा रही है, खासतौर पे आरबीसी की। अब आप देखिए कि जैसे एक बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, ये मैं आपको आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप के चैप्टर में बताऊंगा। तो उसमें एरिथ्रो आया, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये आरबीसी से ही संबंधित कोई बीमारी है। अब देखते हैं आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, आप समझ गए हैं। अब आरबीसी के काम क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए आरबीसी का काम ये है कि ये क्या करता है, O2 का परिसंचरण करता है, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरी चीज कि इनका आकार क्या होगा, भाई आरबीसी के जो कण हैं इनका आकार क्या होगा, तो इनका आकार उभयातल होता है, उभयावतल। ठीक है, पूछता है कि आरबीसी के आकार क्या है, तो ये इनके आकार उभयातल होते हैं। ये पहला फैक्ट। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 1 ml क्यूब मतलब 1 घन ml अगर ब्लड है, रक्त है, 1 ml ब्लड है तो उसमें 40 से 45 लाख क्या होंगे, आरबीसी होंगे। ये इसके बारे में था। एक विशेष बात है आरबीसी में कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितने भी लोग आपको मिलेंगे, जितने भी जानवर मिलेंगे, जितने भी जंतु मिलेंगे, उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें दो अपवाद आ जाते हैं। एक आ जाता है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, और दूसरा आ जाता है लामा। ये ऊंट और लामा दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब इस केंद्रक को न पाए जाने से क्या क्या हो सकता है ये देखिए। पहले केंद्रक को समझते हैं। केंद्रक क्या होता है भाई, सर्वे सर्वा। जैसे घरों में पापा जी लोग सर्वे सर्वा होते हैं, किन्हीं किन्हीं घर में खतरनाक मम्मियाँ भी सर्वे सर्वा होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो सर्वे सर्वा हो, जैसे अगर आप देखें कि ये अगर कोशिका है तो इसमें अगर केंद्रक है, ठीक है, कोशिका में केंद्रक होगा, तो ये केंद्रक का काम क्या है, इस पूरे कोशिका में बाकी जितने लोग हैं, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको क्या करना, मेंटेन करना है, क्या है, केंद्रक का काम है। अब इसी न्यूक्लियस में, इसी केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक के ही अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाएंगे। अगर आरबीसी में केंद्रक ही नहीं है तो न डीएनए होगा न आरएनए होगा। जब डीएनए आरएनए नहीं होगा तो क्या इससे डीएनए की जांच की जा सकती है, तो इससे डीएनए की जांच नहीं की जा सकती है। लेकिन पूरे ब्लड से तो डीएनए की जांच की जा सकती है, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी होता है जिसमें केंद्रक पाया जाएगा, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होते हैं। लेकिन स्पेशल अगर कहा जाए कि क्या आरबीसी से ब्लड की जांच की जा सकती है, तो आरबीसी से ब्लड की जांच नहीं की जा सकती है। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के दो और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको समझते हैं कि जो ये आरबीसी है इसका जो रक्त कलर होता है ना वो लाल होता है, इसीलिए इसका नाम है रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये लाल कलर जो होता है ये क्यों होता है, तो ये एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। मैं लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो हीमो जो एक पिगमेंट है, एक वर्णक है,
जो रंग प्रदान करता है, और एक है ग्लोबिन। यहाँ पे आपको ग्लोबिन नजर आ रहा होगा। ग्लोबिन ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि लीवर से निकलती है। किससे निकलती है? यकृत से ग्लोबिन प्रोटीन का स्राव होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी होता है, उसका रक्त, उसका जो कलर होता है वो लाल होता है। ये आप जान लेंगे कि आरबीसी का जो कलर है वो लाल है, किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण है। हीम एक प्रकार का पिगमेंट है, ये आयरन युक्त होता है। ध्यान देंगे, ये क्या होता है? आयरन युक्त एक प्रोटीन होता है। अब अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की संख्या जो मैंने आपको बताया कि 1 घन ml में 40 से 45 लाख इसके अणु होते हैं। ये मापा कैसे जाता है? तो इसके मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। बात समझ रहे हैं? इसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्याओं की माप की जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हीमोग्लोबिन से रिलेटेड और आरबीसी से रिलेटेड सारी चीजों को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। चलिए डब्ल्यूबीसी को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज था ये ब्लड का, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट था, ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी से पहले आरबीसी का जो जीवन काल था ना वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और मैंने बताया था ये कहाँ जाके एक्सपायर होता है? प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम है वो है शरीर की रक्षा करना। मतलब जो शरीर प्रतिरोधक क्षमता का विकास डब्ल्यूबीसी से होता है। जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का काम है। बाहर के एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी से, शत्रु से रक्षा करना। शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस आदि आते हैं उनके खिलाफ लड़ने का काम कौन करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होंगे? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, फिर बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट, जिन्हें हम कहेंगे कणिकामय। लिख देता हूं मैं, कणिकामय एक हो गया। और दूसरा होता है कणिका विहीन, अग्रैनुलोसाइट। ठीक है, ये होता है कणिका विहीन। 2 प्रकार के हुए, कणिकामय, कणिका विहीन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, इसमें 2 टाइप होते हैं। इसमें देखिए ये जो 2 टाइप होते हैं इसको जरा बता दें। इसी में हमारा होता है लिम्फोसाइट। इसी में क्या होता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, ऊपर वाले में न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इओसिनोफिल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कणिकामय में होती हैं। ये 2 प्रकार के हो गए, इससे बहुत अधिक रिलेटेड नहीं है। आप जानते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, ये आप जानते हैं। एक फैक्ट और, इसके 1 ml अगर ब्लड को लिया जाए तो उसमें 3 से 4 लाख आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी। ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसके जीवन काल की हम बात करते हैं। जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन था। तो इसका जो जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल ये लगभग 7 दिन होता है। आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 7 दिन होता है। और आपने डब्ल्यूबीसी को भी जाना। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। चलिए, प्लेटलेट्स का जो मेडिकल टर्म में नाम है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम भाई? इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। मैंने आपको आरबीसी का मेडिकल टर्म का नाम बताया एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए कुछ चीजें हैं कि इनका जो जीवन काल है वो
वो 7 से 10 दिन के बीच होता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन के बीच होता है। दूसरा फैक्ट ये आता है कि 1 ml में 3 लाख, यह 1 ml में 3 लाख प्लेट, 1 ml रक्त में 3 लाख प्लेटलेट्स के अणु पाए जाएंगे। तीसरी चीज कि इसका जो प्रमुख कार्य है, जैसे हम लोगों ने आरबीसी कार्य देखा था, ऑक्सीजन को ले आना, गैसीय परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी के कार्य हम लोगों ने देखे थे कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। उसी हिसाब से प्लेटलेट्स के जो काम है वो है रक्त में थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, समझते हैं, रक्त का थक्का जमाना। जैसे कहीं हमारे हाथ में, त्वचा में कहीं कट जाता है तो वहां से खून निकलने लगता है, आप देखते हैं कि कुछ सेकंड बाद रक्त का वहां पर थक्का जम जाता है और ब्लड गिरना बंद हो जाता है। तो वो किसकी मदद से होता है? प्लेटलेट्स की मदद से होता है, थ्रोम्बोसाइट की मदद से होता है। प्रश्न ऐसा पूछता कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो के, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमता है। देखिए, रक्त का जो थक्का जमता है ये रक्त वाहिनियों में न जम जाए इसके लिए हमारी रक्त वाहिनियों में एक हिपेरिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो स्राव होता है, ये नव है, ये भी कहाँ से होता है? जो लीवर, यकृत से होता है। ध्यान देंगे, हिपेरिन के ही कारण हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त नहीं जमता। ये हो गए ब्लड के बारे में। आपने आज आरबीसी को जान गया, डब्ल्यूबीसी को जान लिया, आप लोग प्लेटलेट्स को जान गए। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको ब्लड ग्रुप और फिर आरएच फैक्टर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो आप देखते रहिए। सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी। धन्यवाद।